इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 के दिन चार्मिंग लिमिटेड है वो इश्यू करेगी 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से बॉन्ड फॉर 10 लाख रुपीज़, 10 लाख हो जाएंगे इसके हिसाब से। ऑन 1 अप्रैल हर साल इंटरेस्ट पे किया जाता है फिक्स रेट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर के हिसाब से, जो कि पेबल होता है आउटस्टैंडिंग कैपिटल अमाउंट के ऊपर ऑफ द बैंड ऑफ द बॉन्ड्स। दैट इज़ यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट जो होगा वो कब किया जाएगा, 1 अप्रैल 2024 को दिन किया जाएगा। ऑन 1 अप्रैल हर साल जो दैट इज़ मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 तो चार्मिंग लिमिटेड है वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के अंदर, मतलब उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी ऑब्लिगेशंस आ रही है कि वो रिडीम कर देगी 10,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच बॉन्ड के हिसाब से, मतलब 10,000 रुपीज़ 10 के हिसाब से, मतलब 1 लाख रुपए का वो क्या कर देगी, रिडीम कर देगी बॉन्ड को। इन दिस स्टेटमेंट इन इट्स स्टेटमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, उसके स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर 31 मार्च 2024 का वो करने वाली है। हाउ शुड द प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे वो प्रेजेंट करेगी इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो चार्मिंग लिमिटेड प्रेजेंट करेगी 80,000 रुपीज़ अक्रूड इंटरेस्ट। कैसे आया, तो ये 10 लाख का 8% था तो कितना हो गया, 80,000 हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। एंड जो 1 लाख रुपए है करंट पोर्शंस ऑफ दी नॉन करंट बॉन्ड, जो ये नॉन करंट बॉन्ड है इसका करंट पोर्शन कितना होगा, 1 लाख रुपए होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए तो विद इन 1 ईयर मतलब रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के अंदर ही क्या हो रहा है, रिडीम्ड हो रहा है। तो ये 1 लाख रुपए क्या होगा, ये 1 लाख रुपए जो नॉन करंट बॉन्ड का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। उसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2024 के अंदर क्या हो रहा है, रिडीम्ड हो रहा है, इस वजह से। दिन 9 लाख और बाकी जो 9 लाख बचेंगे वो लेटर 12 महीने के अंदर ही क्या हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं, मतलब लेटर 12 महीने के बाद रिडीम हो रहे हैं, मतलब उसके बाद वो लोग रिडीम होंगे एक एक करके। तो आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड इज प्रेजेंटेड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब 12 महीने के बाद होने वाले हैं वो सब रिडीम्स, तो इसलिए उसको नॉन करंट लायबिलिटी मानेंगे। ये जो 9 लाख रुपए हैं इनको। इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। एक्स लिमिटेड प्रोवाइड करिए फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रॉ मटेरियल स्टॉक होल्डिंग पीरियड 3 मंथ का दिया है। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड 1 मंथ का। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 5 मंथ्स का। डेटर कलेक्शन पीरियड 5 मंथ का दिया है। जो ट्रेड पेबल्स है ऑफ द कंपनीज उसको पेड किया जा रहा है 12.5 मंथ के अंदर। क्या इसको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे एज अ करंट या तो नॉन करंट। इन दिस केस इस केस के अंदर जो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एक्स लिमिटेड है वो कितना है, 14 मंथ का है। कैसा है, 3+1 5+5 करेंगे तो 14 आ जाएगा। सिंस जो ट्रेड रिसीवेबल है अगर वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेटल हो जाएंगे विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल्स दैट इज 12.5 मंथ, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, करंट मानेंगे। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। एंटिटी ए है जिसकी 2 डिफरेंट बिजनेसेस है। एक रियल एस्टेट का है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स बना रही है विद रेस्पेक्ट टू द रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस के रेस्पेक्ट के अंदर एंटिटी कंस्ट्रक्ट करी है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट फॉर द कस्टमर्स। एंड द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल उसकी कितनी है, 3 to 4 ईयर्स है विथ रेस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पैसेंजर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर क्या है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, 15 मंथ की है। यहाँ पर ऊपर जो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट वाला बिजनेस है उसके कितना है, 3 to 4 ईयर्स है, मतलब वो उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। और जो पैसेंजर व्हीकल्स है उसकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने की है। अंडर सच सर्कमस्टेंसेज के अंदर एंटिटी हैज़ द डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल, एंटिटी की डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिजनेस के लिए। हाउ कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा करंट और नॉन करंट के अंदर, एज पर द पैरा 66A ऑफ द इंड AS 1 एंड असेट को क्लासिफाइड किया जाता है एज अ करंट अगर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो रियलाइज हो जाएगा या तो इंटेंट टू सेल या तो कंज्यूम इट इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। सिमिलरली एज पर द पैरा 69A सॉरी एज पर द पैरा 69A ऑफ द इंड AS 1 जो लाइबिलिटीज होती है उसको क्लासिफाइड किया जाता है करंट अगर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो सेटल कर देगी इस लाइबिलिटीज़ को इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। इन सच अ सिचुएशन जो बिजनेस है उसकी 2 ऑपरेटिंग साइकिल है और क्लासिफिकेशन एसेट लाइबिलिटीज़ का एज अ करंट नॉन करंट किसके ऊपर, रिलेशंस के ऊपर बेस करेगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर बेस करेगा। रिलेवेंट टू द पर्टिकुलर असेट्स एंड द लाइबिलिटीज़ के इट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल है कि डिस्क्लोज करना है उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल को रिलेवेंट टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द बिजनेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब दोनों की ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग दिखानी है और उसके हिसाब से करंट है नॉन करंट है उसको बाइफरकेट करना है। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं। एन एंटिटी प्लेस्ड कर रही है सर्टन डिपॉजिट विद द वेरियस पार्टीज, सर्टन डिपॉजिट रख रही है वेरियस पार्टीज के पास। हाउ द फॉलोइंग डिपॉजिट शुड बी क्लासिफाइड, कैसे इसको क्लासिफाइड किया जाएगा, क्या वो करंट होगा क्या वो नॉन करंट होगा। ए फर्स्ट दिया गया है, ए के अंदर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट का सॉल्यूशन देखते हैं। एट ऑल द पॉइंट ऑफ द टाइम, सारे पॉइंट ऑफ द टाइम के अंदर जो डिपॉजिट होती है वो रिकवरेबल होती है ऑन डिमांड। जो ये जो इलेक्ट्रिक डिपॉजिट होती है ये क्या होता है, रीपेएबल होता है, रिकवरेबल होता है डिमांड के ऊपर, मतलब जब चाहो तब आप ले सकते हो। वन द कनेक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब भी कनेक्शन नहीं चाहिएगा तब ये क्या होगा, वापस दे दी जाएगी डिपॉजिट। हाउएवर पर्टिकुलरली सच इलेक्ट्रिक कनेक्शन इज रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एज द एंटिटी एग्जिस्ट। पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखें
प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है ये एंटिटी जब तक एक्सिस्ट रहती है तब तक रिक्वायर होता है। हैंस फ्रॉम द कमर्शियल रियलिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एंटिटी डज नॉट एक्सपेक्ट टू रियलाइज दिस एसेट, एंटिटी रियलाइज नहीं करेगी इस एसेट को विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। हैंस जो ये इलेक्ट्रिक डिपॉजिट है इसको क्लासीफाइड किया जाएगा एज अ नॉन करंट एसेट है। सेकंड बी के अंदर देखते हैं टेंडर डिपॉजिट या तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD इसको कैसे किया जाएगा, तो टेंडर डिपॉजिट या तो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जनरली जो टेंडर डिपॉजिट या तो EMD होती है वो पेड किया जाता है फॉर द पर्टिकुलर वेरियस बीट के अंदर पेड किया जाता है इसको। दे नॉर्मली बिकम रिकवरेबल, ये रिकवरेबल होता है जब एंटिटी डज नॉट विन द बीट, अगर एंटिटी जीतती नहीं है तब इसको क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है। डेट बिट डेट जो होती है वो नोन होती है एट द टाइम ऑफ द टेंडरिंग द डिपॉजिट, जब भी टेंडर डिपॉजिट किया जाता है तब बिड की डेट जो होती है वो पता चल जाती है। बट अंटिल द डेट ऑफ द एक्चुअल बिड, लेकिन जब तक एक्चुअल बिड की डेट नहीं आती वन इज़ नॉट इन द पोजिशन, हमको ये पता नहीं चलता कि एंटिटी विन करने वाली है बिड को या तो अदरवाइज या तो वो लूज़ करने वाली है। अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स के हिसाब से ऑफ द डिपॉजिट, अगर एंटिटी ये एक्सपेक्ट करती है कि रियलाइज हो जाएगा इस डिपॉजिट को विद इन द पीरियड ऑफ द 12 मंथ, अगर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि ये रियलाइज हो जाएगा डिपॉजिट विद इन द पीरियड ऑफ द 12 मंथ, तो उसको हम लोग क्लासीफाइड कर देंगे एज अ करंट, अदरवाइज उसको नॉन करंट मानेंगे। GST डिपॉजिट पेड अंडर द डिस्प्यूट और GST पेमेंट अंडर द डिस्प्यूट, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्लासिफिकेशन GST डिपॉजिट पेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इन इवेंट्स ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट के अंदर होता है तो विच इज़ अंडर द प्रोटेस्ट, अगर वो प्रोटेस्ट के अंदर है तो वो डिपेंड करेगा ऑन द फैक्ट, इस फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ऑफ द केस एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटिटी के उसको रियलाइज करना है विद इन द पीरियड ऑफ द 12 मंथ, क्या वो रियलाइज हो जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ द 12 मंथ। इस केस के अंदर जो एंटिटी अगर वो एक्सपेक्ट करती है कि वो रियलाइज हो जाएगा विद इन द 12 मंथ, तो उसको क्लासीफाइड करेंगे हम इस अमाउंट को जो भी पेड की गई है उसको करंट, अदरवाइज उसको क्लासीफाइड कर देंगे हम लोग नॉन करंट। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं। पैरा 69A ऑफ द इंडिया 1 स्टेट हमको बताता है कि एन एंटिटी क्लासीफाइड करेगी लायबिलिटीज़ को एज अ करंट व्हेन, जब वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको सेटल किया जाएगा लायबिलिटीज़ को इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। एन एंटिटी, अगर एंटिटी डेवलप कर लेती है टूल्स फॉर द कस्टमर्स एंड दिस नॉर्मली टेक्स द पीरियड ऑफ अराउंड 2 years फॉर द कंप्लीशन, और अगर ऐसा कोई टूल डेवलप किया जाता है कस्टमर के लिए जहाँ पर नॉर्मली पीरियड कितना होता है, 2 साल का होता है कंप्लीशन के लिए, तो मटेरियल जो भी सप्लाइड किया जाएगा बाय द कस्टमर्स एंड हैंस द एंटिटी ओनली रेंडर्ड द सर्विसेज, मटेरियल जो भी सप्लाइड किया जाता है बाय द कस्टमर्स एंड जो भी एंटिटी सर्विस दे रही है उनको फॉर दिस, इसके लिए जो एंटिटी है वो रिसीव कर रही है पेमेंट अप फ्रंट, मतलब एडवांस ले रही है, एंड द credits the amount so received to the income received in the advance, और क्रेडिट किसके अंदर किया जा रहा है, इनकम रिसीव्ड इन द एडवांस के हेड के अंदर किया जा रहा है। हाउ शुड द इनकम रिसीव्ड इन द एडवांस भी क्लासीफाइड, ये जो इनकम रिसीव्ड इन द एडवांस है इसको कैसे क्लासीफाइड करेंगे हम लोग, क्या इसको करंट मानेंगे क्या इसको नॉन करंट मानेंगे। इंडियस 1 के हिसाब से जो कि प्रोवाइड करता है सम करंट लायबिलिटीज़ जो होती है जिसका मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल्स हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया एंड सम अक्रूवल्स फॉर द एम्प्लॉयज़ हो गया एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया, वो क्या होती है, पार्ट होती है वर्किंग कैपिटल का जिसको यूज़ किया जाता है एंटिटी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। एंड एंटिटी क्लासीफाइड उसको करेगी ऑपरेटिंग एंटिटी क्लासीफाइड करती है सच ऑपरेटिंग आइटम्स को करंट लायबिलिटी, मतलब एंटिटी इसको क्या क्लासीफाइड करेगी, करंट लायबिलिटी क्लासीफाइड करेगी। इवन अगर ड्यू सेटलमेंट उसका होता है फॉर मोर देन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इन अकॉर्डेंस विद द अबव, इनकम जो भी रिसीव की गई है एडवांस में उसको हम लोग क्लासीफाइड करेंगे एज अ करंट लायबिलिटी सिंस, क्योंकि वो पार्ट है वर्किंग कैपिटल का विच द एंटिटी इज एक्सपेक्टेड टू अर्न, जो एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अर्न करेगी विद इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। एन एंटिटी हैज टेकन अ लोन फैसिलिटी ली है फ्रॉम द बैंक दैट इज टू बी रीपेड, उसको रीपेड करना है विद इन कितने पीरियड, 9 मंथ के पीरियड के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड जो एंटिटी है एंड जो बैंक है वो एग्रीमेंट के अंदर आती हैं कि जो एक्सिस्टिंग लोन है अनकंडीशनली उसको रोल किया जाएगा इनटू द न्यू फैसिलिटीज़ विच एक्सपायर्ड, जो कि एक्सपायर्ड होगा कब, आफ्टर द पीरियड ऑफ द 5 years, मतलब जो एक्सिस्टिंग लोन है उसको रोल ओवर कर दिया जाएगा और उसके अंदर से नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो कि एक्सपायर्ड हो जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ द 5 years। ये दिया गया है कि कैसे आप इस लोन को क्लासीफाइड करोगे इन द बैलेंस शीट ऑफ द एंटिटी। तो जो लोन है वो ड्यू नहीं है फॉर द पेमेंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब वो ड्यू नहीं हुई है अभी तक रिपोर्टिंग पीरियड के एंड के ऊपर, मतलब 31 मार्च के दिन जो एंटिटी है एंड जो बैंक है उन्होंने एग्री कर लिया है सेट
को मतलब ये जो लोन थी उसको रोल ओवर करने का है प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 31 मार्च के पहले ही उसको रोल ओवर कर दिया जा रहा है फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स के पीरियड के लिए। सिंस जो एंटिटी है वो अनकंडीशनल राइट है, एंटिटी के पास अनकंडीशनल राइट है डेफर करने के लिए सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज फॉर एट लीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब एंटिटी के पास अनकंडीशनल राइट है कि वो डेफर कर सकती है सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज एटलीस्ट 12 महीने के लिए after the reporting period 12 month after the reporting period the loan should be classified as a non current। इसीलिए तो लोन को हम लोग क्या क्लासीफाइड करेंगे, नॉन करंट क्लासीफाइड करेंगे। इसके बाद क्या है बी के अंदर क्या था, बी के अंदर सीधा आंसर ही देख लेते हैं हम लोग। यस द आंसर्स विल बी डिफरेंट, यहाँ पर पूछा गया होगा कि क्या आंसर डिफरेंट होगा अगर अरेंजमेंट जो रोल ओवर का एग्रीड किया जाता है अपॉन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अगर किया जाता है इसको तो क्या आपका आंसर डिफरेंट करेगा, तो हाँ आंसर डिफरेंट करेगा। सिंस द असेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, असेसमेंट करना पड़ेगा टर्म्स के बेसिस के ऊपर एक्जिस्टिंग लोन फैसिलिटीज़ के एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड द एंटिटी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट, एंटिटी के पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है रिपोर्टिंग पीरियड एंड पे, एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे द एंटिटी डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट, एंटिटी के पास कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है उसको डिफर करने के लिए सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, हैंस जो लोन है उसको क्लासीफाइड किया जाएगा करंट के अंदर। इसके बाद देखते हैं थर्ड, विल योर आंसर टू द ए बी डिफरेंट, क्या आपका आंसर जो ए के अंदर लिखा गया है क्या उससे डिफरेंट होगा अगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ जो होती है फ्रॉम वन बैंक एंड द न्यू फैसिलिटीज़ जो रोल ओवर की जाती है वो कहाँ से अनदर बैंक से किया जाता है फ्रॉम दी अनदर बैंक, यानी अनदर बैंक से ली जाती है। तो यस जो लोन फैसिलिटी अरेंजमेंट होता है विद द न्यू बैंक्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रीफाइनेंसिंग, उसको हम लोग रीफाइनेंसिंग नहीं मानेंगे एज अ लोन विद द अर्लियर बैंक से जो लोन लिए उससे वुड हैव टू बी सेटल, और उसको सेटल करना पड़ेगा विद इन कोइंसाइड विद द लोन्स फैसिलिटी अरेंज विद द न्यू बैंक्स, और उसको कोइंसाइड करना पड़ेगा मतलब उसको सेटल करना पड़ेगा, मतलब जो पुरानी लोन है उसको सेटल करना पड़ेगा और नई लोन फिर से चलेगी। इसके अंदर कोई रीफाइनेंसिंग नहीं है। इन केस के अंदर जो लोन होती है उसको रीपेड किया जाता है विद इन द पीरियड ऑफ द 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। अगर जो लोन थी उसको कितने 9 मंथ के अंदर, मतलब जो एग्जिस्टिंग लोन थी उसको 9 मंथ के अंदर रीपेड करना क्या आ रहा था फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, इसलिए हम उसको क्लासीफाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज़ क्लासीफाइड करेंगे अब उसको एग्जिस्टिंग लोन को, और जो न्यू लोन है उसको नॉन करंट करेंगे जो कि नए उससे ली गई है, नए लेंडर से ली गई है। विल द आंसर टू द ए क्या डिफर करेगा अगर न्यू फैसिलिटीज़ जो होती है वो येट टू टाई अप, मतलब अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है विद द एग्जिस्टिंग बैंक, बट द एंटिटी हैज़ पोटेंशियल टू रीफाइनेंस द ऑब्लिगेशन, लेकिन एंटिटी के पास पोटेंशियल है कि वो रीफाइनेंस कर सकती है, मतलब अभी तक रोल ओवर या रीफाइनेंस किया नहीं है लेकिन एंटिटी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो कर सकती है। यस आंसर जो होगा वो डिफरेंट करेगा, एंड जो लोन है उसको क्लासीफाइड किया जाएगा एज अ करंट। क्यों करंट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक रोल ओवर या तो रीफाइनेंसिंग किया नहीं गया है दिस, लेकिन एंटिटी के पास पोटेंशियल है। दिस इज बिकॉज क्योंकि पैरा 73 ऑफ द इंडियाज 1 क्या बताता है, व्हेन रीफाइनेंसिंग या तो रोल ओवर ऑब्लिगेशन जो होता है वो अगर नहीं होता है एट डिस्क्रिशन ऑफ द एंटिटी, मतलब एंटिटी के डिस्क्रिशंस पे नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर द रीफाइनेंसिंग, अगर कोई अरेंजमेंट नहीं हुई रीफाइनेंसिंग की, भले ही पोटेंशियल है लेकिन अरेंजमेंट नहीं हुई रीफाइनेंसिंग की, तो एंटिटी कंसिडर नहीं कर सकती इस पोटेंशियल टू द रीफाइनेंस को एज एन potential to the refinance that the obligation and classified the obligation as a current, और इसको करंट नहीं मान सकती। क्योंकि अभी तक उसके पास सिर्फ पोटेंशियल है, उसने अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, हो सकता है उसके पास कोई अरेंजमेंट ना मिले फॉर रिफाइनेंसिंग। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। इन December 2021 एन एंटिटी एंटर कर रही है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद द बैंक, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर रही है बैंक के साथ। ये जो लोन है ये रीपेबल होगी इन द 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द December 2025। वन ऑफ द लोन, एक लोन की कोविनेंट मतलब टर्म्स दी गई है कि जो अमाउंट होती है इक्विवेलेंट टू द लोन अमाउंट, मतलब जितनी अमाउंट लोन के अंदर दी जाएगी उतनी ही अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा प्रमोटर, कब तक, बाय 24 मार्च 2022 तक। फेलिंग टू विच, अगर फेल हो जाता है तो जो लोन होगी वो रीपेबल ऑन डिमांड हो जाएगी। और एज ऑन 24 मार्च 2022 एंटिटी हैज़ नॉट बीन एबल, एंटिटी के ला नहीं पा रही है प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन। ऑन 25 मार्च 2022 एंटिटी अप्रोच कर रही है बैंक को एंड ऑप्टेन कर रही है ग्रेस पीरियड अप टू 30 जून 2022, मतलब एंटिटी बोल रही है बैंक को कि आप हमको ग्रेस पीरियड दे दीजिए, कब तक का, 30 जून 2022 तक का, टू गेट द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, ताकि हम लोग ले पाए प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन। द बैंक कैन नॉट डिमांड द इमीडिएट पेमेंट, अगर बैंक ग्रेस पीरियड देती है तो बैंक इमीडिएटली डिमांड नहीं करेगी रीपेमेंट लोन का। दे
एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द एंटिटी एंड एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को. एज ऑन द 31 मार्च 2022 शुड द एंटिटी क्लासिफाइड दिस लोन. कैसे एंटिटी क्लासिफाइड करेगी इस लोन को? तो पैरा 75 ऑफ द इंडिया एस वन इंटर अलाई करा है, वो प्रोवाइड करा है कि एंटिटी क्लासिफाइड करेगी लायबिलिटीज़ को एज अ नॉन करंट अगर लेंडर एग्री कर जाता है बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू प्रोवाइड. अगर जो लेंडर है वो एग्री कर जाता है एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड पे कि वो प्रोवाइड कर देगा ग्रेस पीरियड एंडिंग एटलीस्ट और एटलीस्ट 12 महीने का आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. मतलब 12 महीने का एटलीस्ट होना चाहिए ग्रेस पीरियड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, विद इन विच जिसके अंदर जो एंटिटी है वो रेक्टिफाइड कर देगी इस ब्रेच को. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेच है, जो कंडीशन का कोवेनेंट का ब्रेच है, उसको रेक्टिफाइड कर देगी. एंड ड्यूरिंग विच द लैंडर कैन नॉट बी डिमांड द इमीडिएट पेमेंट. और उसके अंदर लैंडर डिमांड नहीं कर सकता इमीडिएट पेमेंट. इन द प्रेजेंट केस के अंदर अगर हम लोग देखा जाए तो फॉलोइंग डिफॉल्ट जो है ग्रेस पीरियड जो है विद इन द विच द एंटिटी कैन रेक्टिफाइड द ब्रांच वो लेस देन 12 मंथ का है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. क्यों लेस देन 12 मंथ का है? क्योंकि 25 मार्च को मांगा और ग्रेस पीरियड कितना मिला? 30 जून 2022 तक का ही मिलने वाला है. तो इसका मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग पीरियड के 12 महीने के बाद एटलीस्ट होना चाहिए. तो एटलीस्ट 12 महीने के बाद होता है. अगर रिपोर्टिंग पीरियड के एटलीस्ट 12 महीने के बाद तक का ग्रेस पीरियड होता है तो हम लोग इसको क्या मानते हैं? नॉन करंट मानते हैं. लेकिन यहाँ तो कितने हैं? सिर्फ जून तक का ही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या मानेंगे? करंट मानेंगे. हेंस एज ऑन द 31 मार्च 2022 जो लोन है उसको क्लासिफाइड किया जाएगा एज अ करंट. बी देखते हैं. अज्यूम दैट the anticipations that it may not be able to get the promoters contribution. ये एंटिसिपेट किया जाता है कि प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है बाय द डेट कब फरवरी 2022 तक, और एंटिटी अप्रोच करे बैंक को और कट द कंप्लायंस डेट एक्सटेंडेड. और ये कंप्लायंस जो डेट थी इसको एक्सटेंड कर दिया गया. कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? 30 जून 2022 तक का एक्सटेंड कर दिया गया. मतलब अभी तक ग्रेस पीरियड नहीं मांगा है, सीधे कंप्लायंस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर गेटिंग द प्रमोटर कंट्रीब्यूशंस. मतलब अभी 30 जून 2022 को बैंक चेक करेगी कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आया है नहीं आया है, उस डेट का कंप्लायंस डेट मानी जाएगी. इन दिस केस, इस केस के अंदर क्या लोन को क्लासिफाइड किया जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2022? क्या वो डिफरेंट करेगा फ्रॉम द ए अबव? इंड एस वन डील करता है क्लासिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटीज एज अ करंट या तो नॉन करंट इन केस ऑफ द ब्रेच ऑफ द लोन कोविनेंट. अगर टर्म्स लोन की कोविनेंट लोन की अगर ब्रेच होती है तो उससे इंड एस वन डील करता है कि कैसे उसको क्लासिफाइड किया जाएगा करंट या तो नॉन करंट के अंदर. एंड डस नॉट डील्स, और ये डील नहीं करता क्लासिफिकेशन इन केस ऑफ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ब्रेच. मतलब जब एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ये डील नहीं करता कि क्लासिफिकेशन कैसे होगी. अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30 जून 2022 के दिन चेक करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो यहाँ पर इंड एस वन डील नहीं करता कि ब्रैच होने वाला है या नहीं. इन दिस केस, इस केस के अंदर वेदर द एक्चुअल ब्रैच हैज़ बीन टेकन प्लेस, क्या एक्चुअल ब्रैच टेकन प्लेस होगा या तो नहीं होगा, वो असेस्ट कब होने वाला है? 30 जून 2022 के दिन असेस्ट होने वाला है. दैट इज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होने वाला है. कंसिक्वेंसली इन एब्सेंस ऑफ द एक्चुअल ब्रैच, अगर ब्रैच एक्चुअल है ही नहीं तो जो लोन है कोविनेंट की वो जो लोन है कोविनेंट है, मतलब उसकी जो कंडीशन है एज ऑन 31 मार्च 2022, तो लोन को हम लोग रिटेन करके रखेंगे, क्लासिफाइड करके रखेंगे एज अ नॉन करंट. क्यों? क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं है एक्सपेक्टेशन डेट जो कंप्लायंस की है वो कब दी गई है? 30 जून 2022 के दिन दी गई है. तो 30 जून 2022 को पता चलेगी कि कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, कोविनेंट के ब्रीच किया गया या नहीं किया गया. तो अभी तक तो हम लोग उसको क्या मान रहे थे? नॉन करंट मान रहे थे. अभी भी नॉन करंट ही रखेंगे हम लोग उसको. इलस्ट्रेशन 15 देखते हैं. OMN लिमिटेड है जो कि सब्सिडरी है MN लिमिटेड की. OMN लिमिटेड प्रोवाइड कर रही है लोन टू द MN लिमिटेड 8% इंटरेस्ट के हिसाब से जो कि पेड किया जा रहा है एनुअली. द लोन रिक्वायर्ड टू बी पेड, लोन को पेड किया जाता है व्हेनेवर जब भी डिमांड पे किया जाता है OMN लिमिटेड के द्वारा. हाउ शुड, कैसे इस लोन को क्लासिफाइड किया जाएगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द OMN लिमिटेड? विल इट एनी डिफरेंस, क्या कोई डिफरेंस आएगा फॉर दी MN लिमिटेड के अंदर? द डिमांड फीचर, जो डिमांड फीचर है वो प्राइमरीली किस फॉर्म के अंदर होता है? प्रोटेक्शन के फॉर्म में होता है या तो टेक्स्ट ड्राइवन फीचर्स ऑफ द लोन के फॉर्म में होता है. बोथ दिस पार्टीज, ये दोनों पार्टीज माइट एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंटेंड कर रहे हैं कि जो लोन होगी वो रिमेन आउटस्टैंडिंग, लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग रहेगी फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए. इफ़ सो अगर ऐसा होता है तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन सब्सटेंस या तो लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड अकॉर्डिंगली OMN लिमिटेड क्लासिफाइड करेगी इस लोन को एज अ नॉन करंट एसेट. हाउएवर जो OMN लिमिटेड है वो क्लासिफाइड करेगी लोन को एज अ करंट एसेट अगर दोनों पार्टीज़ का ये इंटेंशन होता है कि वो रीपेड कर देंगे विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द रिपोर्टिंग पीरियड. MN लिमिटेड क्लासिफाइड करेगी इस लोन को एज अ करंट बिकॉज इट डस नॉट हैव द राइट टू डिफर्ड द पेमेंट फॉर मोर देन 12 मंथ. MN के अंदर तो ये
क्या क्लासिफिकेशन के अंदर दिखेगा, करंट के अंदर दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई राइट नहीं है डेफर करने के लिए रीपेमेंट, क्योंकि ऑन डिमांड है यहाँ पर, इसलिए फॉर मोर देन 12 मंथ रिगार्डलेसली द इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज। इसके अंदर एमएन के अंदर इंटेंशन देखा नहीं जाएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट could affect the initial recognitions and the subsequent measurement। जो ये क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रूमेंट का, ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा इनिशियल रिकॉग्निशंस को एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट को। दिस माइट रिक्वायर द एंटिटीज मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज द जजमेंट। मतलब यहाँ पर एंटिटी के मैनेजमेंट को बहुत सारा जजमेंट लगाना पड़ेगा, विच कुड रिक्वायर द डिस्क्लोजर अंडर द जजमेंट एंड द एस्टिमेट। और इसका डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा कौन सा जजमेंट और एस्टिमेट लगाया गया है। टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एंटिटी मैन्युफैक्चरर्स एंटिटी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है पैसेंजर व्हीकल्स को। जो टाइम है बिटवीन द परचेज एंड अंडरलाइंग द रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द पैसेंजर व्हीकल्स एंड द डेट एंटायरली completes the productions and the deliver to its customer is 11 month। ऑपरेटिंग साइकिल की यहाँ पर बात हो रही है। कस्टमर सेटल कर रहा है ड्यूज को आफ्टर द पीरियड ऑफ द 8 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल्स। मतलब 11 प्लस पर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑपरेटिंग साइकिल निकल के आ जाएगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। विल द इन्वेंटरीज एंड द ट्रेड रिसीवेबल, कैसे करंट विल बी करंट इन द नेचर। क्या ये करंट है नेचर के अंदर, तो इन्वेंटरी एंड द डिटेल्स नीड टू बी क्लासिफाइड। इसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंड AS 1 विच प्रोवाइड। वहाँ पर क्या प्रोवाइड किया गया कि एसेट को क्लासिफाइड किया जाता है एज अ करंट अगर एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो रियलाइज कर देगी सेम को, या तो इंटेंट है उसका कि वो सेल कर देगी या तो कंज्यूम कर लेगी उसको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। ए के अंदर देखेंगे इन दिस केस जो टाइम लैग है बिटवीन द परचेज ऑफ द इन्वेंटरी एंड द रियलाइजेशन इनटू द कैश, वो कितना है 19 मंथ का है। कैसे निकला, तो 11 मंथ प्लस बाय 8 मंथ तो कितना हो गया 19 मंथ हो गया। बोथ जो इन्वेंटरीज एंड डिटेल्स है उसको क्लासिफाइड किया जाएगा एज अ करंट अगर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो रियलाइज कर देगी इन असेट्स को इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। सेकंड देखते हैं। अज्यूम करना है कि जो प्रोडक्शन टाइम है वो 15 मंथ का है एंड जो टाइम लाइक बिटवीन द डेट एंड ऑफ द सेल्स एंड द कलेक्शंस फ्रॉम द कस्टमर्स, डेट ऑफ द सेल्स और कलेक्शन ऑफ द कस्टमर्स का टाइम कितना है 13 मंथ का है। विल द आंसर बी क्लास डिफरेंट, क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? तो अगर हम लोग देखें तो नहीं, आंसर अभी भी सेम ही रहेगा क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा एंड द इन्वेंटरी डिपेंड करता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटिटी के ऊपर कि वो कब रियलाइज करने वाली है इसको इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। अगर वो रियलाइज कर देती है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तो उसको हम लोग करंट ही मानेंगे। इन दिस केस द टाइम लैग जो होता है बिटवीन द परचेज ऑफ द इन्वेंटरीज एंड द रियलाइजेशन इनटू द कैश, वो कितना 28 मंथ का हो जाएगा। कैसे 15 मंथ प्लस 13 मंथ करेंगे तो 28 मंथ हो जाएगा। बहुत जो इन्वेंटरी एंड डेटा है उसको क्लासिफाइड किया जाएगा एज अ करंट अगर एंटिटी एक्सपेक्ट करती है कि रियलाइज हो जाएगा इन असेट्स का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन दिसंबर 2021 एंटिटी एंटर कर रही है इनटू द लोन एग्रीमेंट विद द बैंक। लोन एग्रीमेंट कर रही है बैंक के साथ। जो लोन है वो रीपेबल होगा 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कि स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द दिसंबर 2025। वन ऑफ द लोन कोविनेंट इज दैट द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द लोन अमाउंट शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रमोटर्स। ये कैसा है जो कि हमने इलस्ट्रेशन के अंदर देखा वैसा ही सब है। तो इसको जाने देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Company A has taken the Company A has taken the long term loan from the Company B। Company A है उसने long term loan लिया किससे, Company B के पास से। In the month of the December 2021 there was a breach हो रहा है material provision of the arrangement का। As the consequences, उसका consequence क्या हो रहा है, तो जो लोन है वो पेबल हो रहा है डिमांड के ऊपर 31 मार्च 2022 के अंदर 22 के डेट पे। इन द मंथ ऑफ द मई 2022 के अंदर जो कंपनी वो नेगोशिएशन कर रही है बी के साथ के नॉट टू डिमांड नहीं करो आप हमसे पेमेंट। कंसिक्वेंस टू द ब्रेच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, ब्रेच हो गया कंडीशंस का, उस वजह से आप ऑन डिमांड मत कर दीजिए इसको। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्रूव किए जा रहे हैं फॉर द इशुएंस इन द मंथ ऑफ द जून 2022 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल मिल रहा है। इन द मंथ ऑफ द जुलाई 2022 के अंदर बोथ द कंपनीज एग्रीड, दोनों कंपनी एग्रीड कर रहे हैं दैट द पेमेंट विल नॉट बी डिमांडेड, मतलब ऑन डिमांड पे पेमेंट मांगा नहीं जाएगा। दोनों कंपनी एग्री कर रहे हैं इसको कब, जुलाई 2022 के अंदर। और अप्रूवल कब मिल गया था, अप्रूवल मिल गया था जून 2022 के अंदर। नॉट टू डिमांड इमीडिएटली एज अ कंसिक्वेंसेज ऑफ द ब्रेच ऑफ द मटेरियल प्रोविजंस। एडवाइस कीजिए क्लासिफिकेशंस ऑफ द लायबिलिटीज़, क्या हम इसको करंट मानेंगे या हम इसको नॉन करंट मानेंगे, बताइए। एज पर द पैरा 74 ऑफ द इंड AS 1 प्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पर ब्रेच होता है मटेरियल प्रोविजन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट का ऑन या तो बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 31 मार्च के पहले या 31 मार्च तक, विद द इफेक्ट
विद द इफेक्ट दैट द लायबिलिटीज़, जो लायबिलिटीज़ होती है उसका इफेक्ट क्या होगा, वो पेबल हो जाएगी ऑन डिमांड ऑन द रिपोर्टिंग डेट। अगर ऐसा कोई ब्रेच होता है तो लायबिलिटीज़ ऑन डिमांड पर पेबल हो जाती है। द एंटिटी डज नॉट क्लासिफाइड, एंटिटी इसको क्लासिफाइड नहीं करेगी लायबिलिटीज़ को एज अ करंट, अगर जो लेंडर एग्री कर जाता है, अगर लेंडर एग्री कर जाता है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अगर लेंडर एग्री कर जाता है एंड बिफोर द अप्रूवल डेट, आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड एंड बिफोर द अप्रूवल डेट, मतलब इवेंट अगर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट का यहाँ पर आ जाएगा इंड एस। तो अगर वैसा कुछ होता है तो उसको करंट क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द इश्यू नॉट डिमांड the payment as on the consequences of the breach and the entity classified the liabilities as a non current, और उस केस के अंदर एंटिटी क्लासीफाई करेगी फिर इसको एज ए नॉन करंट अगर लैंडर एग्री कर जाता है बाय द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू प्रोवाइड द पीरियड ऑफ द ग्रेस, अगर ग्रेस पीरियड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है तब भी इसको लायबिलिटीज़ को नॉन करंट हम लोग क्लासीफाइड करेंगे ऑफ द ग्रेस एंड एटलीस्ट 12 मंथ, मतलब ये जो ग्रेस पीरियड है इसके अंदर से फिर हमको पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट 12 मंथ हो रहा है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब 12 महीने तक तो हमको मांगा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ अगर हमारे पास प्रूफ आ जाता है तो उस हिसाब से हम लोग इसको नॉन करंट के अंदर क्लासीफाइड कर देंगे विद इन द विच, जिसके अंदर जो एंटिटी है वो रेक्टिफाइड कर देगी ब्रेच को। एंड ऐसा कोई ग्रेस पीरियड मिल जाता है तो 12 महीने एटलीस्ट 12 मंथ होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, एंड एंटिटी रेक्टिफाइड कर देगी इस ब्रेच को 12 मंथ के अंदर अंदर, एंड ड्यूरिंग विच द लेंडर कैन नॉट डिमांड, और इस पीरियड के अंदर लेंडर डिमांड नहीं कर सकता इमीडिएट पेमेंट। इन द गिवन केस के अंदर जो पी है, जो लेंडर है वो एग्री कर रहा है कि वो डिमांड नहीं करेगा पेमेंट, बट ओनली आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट के बाद वो बोल रहा है ये। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेर अप्रूव फॉर द इश्योरेंस, मतलब कब बोल रहा है वो, जुलाई के अंदर बोल रहा है, जून के अंदर तो अप्रूव हो गया था, मतलब रिपोर्टिंग के बाद बोल रहा है वो, और एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट के बाद बोल रहा है एंड अप्रूवल के भी बाद बोल रहा है वो ये चीज़। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेर अप्रूव्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अप्रूव्ड हो गया था, जून 2022 के अंदर। बोथ द कंपनीज एग्रीड किया गया है दोनों कंपनी ने फॉर नॉट डिमांड नहीं करना है पेमेंट इन द मंथ ऑफ द जुलाई 2022 के अंदर ये क्या हो गया, एग्रीड कर गए दोनों कंपनी। ऑल्दो जो नेगोशिएशन है वो नेगोशिएशन है वो स्टार्टेड कब से हो गया था, मई 2022 से हो गया था, लेकिन जो एग्री नहीं करना है वो बिफोर जून 2022 है, बट कुड नॉट एग्रीड बिफोर जून 2022, यानी जून 2022 के पहले वो लोग एग्री नहीं कर रहे थे। भले ही ये जो नेगोशिएशन था ये कब से स्टार्ट हो गया था, मई 2022 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन उन लोगों ने एग्री जून 2022 तक तो किया ही नहीं था, मतलब अप्रूवल डेट तक तो किया ही नहीं था। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड फॉर द इश्यूएंस, हेंस जो लायबिलिटी है उसको क्लासिफाइड किया जाएगा एज करंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट 31 मार्च 2022। इसीलिए जो ये लायबिलिटी है इसको हम लोग क्या क्लासिफाइड करेंगे, करंट क्लासिफाइड करेंगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 के दिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आइटम्स इम्पैक्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। एंटिटी ए है जो अंडरटेक कर रही है वेरियस ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ईयर एंड जब हो रहा है 31 मार्च 2021 के दिन, तो ये हमको नीचे दी गई ट्रांजेक्शन है। इन AS1 के हिसाब से बताइए आइडेंटिफाइड करके कि किसको हम लोग PNL के अंदर रखेंगे और किसको हम लोग OCI में रखेंगे। तो रीमेजरमेंट ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, रीमेजरमेंट किया जा रहा है डिफाइंड बेनिफिट प्लान को, उसका खर्चा है 2,57,000 का उसका खर्चा है। तो इसको कहाँ पर रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर दो बनाएंगे, एक आइटम्स जो कि इंपैक्ट कर रही है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 रुपीज़ के अंदर, और आइटम इंपैक्ट कर रही है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, OCI को, जो कि एंड कर रहा है 31 मार्च 2021 के अंदर। तो ये जो क्या किया गया है, रीमेजरमेंट किया गया है ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये कहाँ पर आएगा, तो ये OCI के अंदर आएगा, क्योंकि इसकी इंपैक्ट OCI के अंदर पड़ रही है। तो 2,57,000 हम लोग रखेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर जो कि इंपैक्ट कर रही है। उसके बाद है करंट सर्विस कॉस्ट 1,75,000 की, ये करंट सर्विस कॉस्ट PNL के अंदर आएगा, क्योंकि ये PNL को इंपैक्ट कर रहा है, तो 1,75,000 आएगा करंट सर्विस कॉस्ट PNL के अंदर। चेंजेस इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस 1,25,000, चेंजेस इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस किसके अंदर आएगा, तो OCI के अंदर आएगा। जितना भी रिजर्व होता है उसके अंदर जितना भी एडजस्टमेंट होता है वो सारा किसके अंदर आता है, OCI के अंदर आता है। तो यहाँ पर OCI के अंदर आएगा 1,25,000। उसके बाद देखेंगे गेन्स एंड द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसलेटिंग द मॉनिटरी असेट्स इनटू द फॉरेन करेंसी 75,000। तो गेन या तो लॉस जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द मॉनिटरी असेट्स इन द फॉरेन करेंसी, तो इसको किसके अंदर आएगा, ये इंपैक्ट करेगा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो इसके अंदर आएगा 75,000। उसके बाद है गेन एंड द लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस 65,000 का, तो ये किसके अंदर आएगा, तो गेन ऑल द लॉस ये इंपैक्ट करेगा कंप्रीहेंसिव
इनकम को, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, तो ये यहाँ पर आएगा गेन एंड द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशंस के ट्रांसलेशन करने के अंदर जो भी गेन लॉस अराइज हो रहा है तो वो यहाँ पर आएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर। ये कितना है 65,000 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है गेन या तो लॉस जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेटेड एट अ फेयर वैल्यू थ्रू दी OCI 1 लाख रुपीज़ का, तो ये तो OCI के अंदर ही जाएगा 1 लाख रुपीज़। इसके बाद है इनकम टैक्स एक्सपेंस 35,000 का, तो ये किस में आएगा, तो इम्पैक्ट करेगा ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंसेस 35,000। शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट 3,35,000, ये किसके अंदर आएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट कॉस्ट, ये इम्पैक्ट कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो ये वहाँ पर आ जाएगा।